बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 25 दिसंबर है और हमारे तमाम मसीही बहनों भाइयों को बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। आज जो है ये बहुत ज़बरदस्त दिन है, बड़ा दिन है और इसको मनाने के लिए भी बड़े तरीके हैं। सो सबको हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक हो जो हमारे मसीही बहन भाई हैं। दूसरी जानिब से आज जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का यौम विलादत भी है और बानी पाकिस्तान हमारे लिए उनकी तालीमात, उनकी फरमुदात, उनकी सियासत एक मशअल राह भी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ़ एक दिन के अंदर हम उनको मखसूस नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत, अवाम, इदारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फरमुदात और उनकी जो तर्ज़ सियासत थी उसके ऊपर अमल दरामद करें तो यकीन कीजिए कि जितने बहरान हैं ये तमाम बहरान हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का आइन हो या और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सियासत थी उसकी रोशनी में वो आइन जो है वो तरतीब हुआ, मुरतब पाया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन इस बात की याद दहानी भी कराता है कि उनके जो फरमुदात हैं, उनका जो उनके तर्ज़ सियासत है उस पर किस तरह से अमल किया जा सकता है। मसलन मैं पढ़ रही थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1940 की उनकी एक तकरीर है जिसमें कि उन्होंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि कोई भी गैर जमहूरी तरीक़ा जो है वो सियासत के अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कोई भी गैर आइनी तरीक़ा जो है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वो लिंक करते हैं इसको 1920 और 30 के बीच में जो सत्याग्रह मशहूर जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उससे उसको मंसूब करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त अपनी राहें जो थी वो जुदा की थी, जो गांधी जी ने ये तहरीक शुरू की थी और इस बुनियाद के ऊपर की थी कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उससे नुकसान होगा और पाकिस्तान जो उस वक्त की सियासत थी उसको नुकसान हुआ और हुआ, इसने तारीख़ ने साबित भी किया। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जमहूरियत, जमहूर पसंदी और उसके साथ साथ जो मरवजा क़वानीन हैं उनके मुताबिक सियासत को करते थे, जमहूरी अंदाज में सियासत को करते थे। और आज भी हम इस पर बात करेंगे कितनी ज़रूरत है जमहूरियत की इस वक्त पाकिस्तान को, कितनी आइन की ज़रूरत है और इसमें से रस्ते निकल सकते हैं या नहीं। इसके साथ साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बहरहाल एक अच्छे प्रोसेस का आगाज़ हुआ है मुज़ाकरात का, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातें हों, वो सब की सब इस बात के ऊपर यकीन रखती हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से ही रास्ता निकल सकता है। तो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से अब ये जो रास्ता निकल रहा है ये किस कदर कामयाब होगा, ये पाकिस्तान की सियासत को, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ले जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो या पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का मामला, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो कायदे आज़म की सियासत का एक सबसे बड़ा पहलू था कि किसी भी कौम और मुल्क को खुद मुख्तार होना है, उसकी खुद मुख्तारी के लिए अब दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कि पे दर पे जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कोई दो राय नहीं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर मोतरज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, जितनी भी सिविल राइट्स की या ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है, वो इसके ऊपर मोतरज़ है। लेकिन इसके ऊपर बैरूनी दबाव को किसी और तनाजुर में देखा जा रहा है। वो क्या है, निशाना क्या है, बहाना क्या है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जिसके ऊपर आपने देखा कि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई 4 इदारों के ऊपर भी, और फिर पे दर पे उसके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात भी बढ़ते चले जा रहे हैं, दबाव की सूरत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। इसको लिंक किया गया पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के साथ और अंदरूनी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और जो नामजद एलची हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, रिचर्ड ग्रेनल, उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पे मुदाखलत है? एक इंटरव्यू भी दिया रिचर्ड ग्रेनल ने और काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे इनका चर्चा भी है कि ये मुस्तकिल एक कैंपेन भी चला रहे हैं फ्री इमरान खान साहब की। लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से है और इसमें उन्होंने इमरान खान साहब के हक में भी बात की है, मगर वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवाती हूँ, फिर गुफ्तगू का आते हैं। Weapons. Obviously, if a country has nuclear weapons, it changes the position of how we deal with them. And so Pakistan is one of those countries that has nuclear weapons. We had a much better relationship with Pakistan during the Trump administration when a guy named Imran Khan was the leader. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison. Do you think Imran Khan
potentially could be freed as a result of you bringing some awareness to it. A very weird statement that didn't have any common language whatsoever. Nobody could really understand. The State Department said, you know, basically we shouldn't be having these judicial processes the way that they have them in Pakistan. It was really an odd statement. What they really meant, what Matt Miller, the State Department spokesman, really meant was free Imran Khan. सो एक बात तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करें, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, और जो सवाल उठाया गया इस प्रोग्राम की एंकर ने वो पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से था। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, और ये इस तनाजुर के अंदर देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि खुसूसी एलची हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, आइंदा आने वाले दिनों में दबाव आ सकता है। इसके ऊपर आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि अंदरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर शुक्रिया कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और जो मुज़ाकरात की शराइत हैं वो किस हद तक काबिल अमल हैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब नदीम अफ़ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इनसे भी कुछ पावर शेयरिंग फार्मूला पे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया। जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद है जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर हैं पेट्रोलियम के, वो भी हमें ज्वाइन करें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले झगड़ा साहब आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो मतलब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो या मिसाइल प्रोग्राम का मामला हो पाकिस्तान का, इस पे पाकिस्तान पे मुसलसल एक दबाव बढ़ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जब वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के साथ उसको जोड़ रहे हैं और जुड़ रहा है ये मामला, और तहरीक इंसाफ भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? तहरीक इंसाफ तो फ़ायदा नहीं उठा रही है, ये जो पेंट किया जाता है पिक्चर, इसको तो मैं विक्टिम ब्लेमिंग ही कहूँगा। देखिए, जो आपने दो तीन बातें की, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की डिफेंस है वो नॉन नेगोशिएबल है, ये मैंने ट्वीट भी किया है। हमारे जो कल परसों एक नोटिफिकेशन निकली थी, तो मैं चाहता हूँ कि जो ऑफिशियल बयान है वो बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा और शेख वकास दें। मेरे व्यूज़ इस पे जो हैं वो ट्विटर पे उससे पहले पड़े हुए हैं प्लीज़। लेकिन ये ज़रा मुनाफ़िकत है ये कहना कि कोई जो है वो बाहर से इंटरफेरेंस करके अपने लिए जो है वो फ़ायदा नहीं मांगता। तारीख़ एक पड़ी हुई है, चाहे वो तारीख़ तब की हो जब नवाज़ शरीफ 99 में गए कारगिल के लिए बिल क्लिंटन को कहने कि कोई ना कोई रास्ता दिखाएं, और जो वहाँ से ख़बर आई कि उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है जो उनके और फ़ौज के दरमियान उस वक्त जो टेंशन थी कि उसमें रोल अदा करें, चाहे वो उसके साल डेढ़ साल बाद हो जब हाईजैकिंग केस में वो कन्विक्टेड थे, और शायद अमेरिका के उसी प्रेसिडेंट ने सऊदी अरेबिया को फ़ोन किया, साद हरीरी के बेटे रफ़ीक हरीरी के बेटे साद हरीरी इन्वॉल्व हो गए, उनसे उनको जो है वो बाहर जाने का मौका मिला, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की, ठीक है। चाहे वो कॉन्डोलीज़ा राइस का रोल हो बेनज़ीर भुट्टो को वापस लाने के, जो उनकी किताब में फैक्ट सारे लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो ने जुडिशल मूवमेंट को और एतजाज़ एहसन के रोल को नहीं सपोर्ट किया। तो ये तो तारीख़ पढ़िए, हमें तो जो है वो बाहर से मदद नहीं चाहिए। एक चीज़ है, ये उस दिन सलमान राजा ने कहा था और मुझे पसंद आई थी। देखें, जब आप एक मुल्क में ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, कानून को जो है वो यरगमाल कर देते हैं, तो वो इशू बन जाता है। जब इजराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक्ट करता है, पूरी दुनिया बोलती है सिवाय एक दो ममालिक। जब बोस्निया में क्राइसिस होता है तो सर्बियंस कहते थे कि ये जो है हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन पूरी दुनिया बोलती है। दुनिया बोलती है, रियासतें नहीं बोलती। नहीं, रियासतें भी बोलती, अमेरिका देखे, ट्रंप की नई इंतजामिया देखे, सब के सब इजराइल के साथ खड़ी है। नहीं, वो जो जिन ममालिक का इंटरेस्ट उस इशू पे इजराइल के साथ है वो है, लेकिन आज जो है हमारे साथ क्या इंटरेस्ट है? आज आयरलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने जो है वो इजराइल के साथ रिलेशंस मैं यही जानूं उनका पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, कि वो इमरान खान साहब को फेवर कर रहे हैं या वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बना रहे हैं और इमरान खान साहब को उसमें ला रहे हैं, यानी बहाना कोई और है, निशाना कोई और है। क्या इंटरेस्ट है उनका इमरान खान साहब के साथ? स्पेकुलेशन हो सकती। वैसे अमेरिका का पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है
वो बहुत टाइम से रिगार्डलेस ऑफ द रजीम एक ही रहा है। वो अगर हमने उस पे अपनी आप को डिफेंड करना है तो उसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत, ये तीन चीज़ें ठीक कर दें और साथ जो है वो मईशत ठीक कर दें, आपको कोई जो है वो गलत बात कर ही नहीं सकेगा। और बात खत्म। और जो वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला नहीं है। जो अमेरिका में हो रहा है, if we call a spade, पाकिस्तानी अमेरिकन चार इदारे उन्होंने जो बंद किए हैं उसकी आप मजम्मत करते हैं कि वो नहीं होने चाहिए। मैंने की है, पब्लिकली की है, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। लेकिन जब ये याद दहानी जरूरी है, ये याद दहानी इसलिए जरूरी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों को अभी नहीं पता कि उनका स्टांस क्या है, इसलिए हम इस पे पूछ रहे हैं। चंद साहब, आपको क्या लगता है कि इतनी मोहब्बत जो रिचर्ड ग्रेनल हो या उनके वो रोखना साहब हों या पता नहीं कौन कौन से खन्ना साहब, सॉरी, और ये सब के सब जो है वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में बोल रहे हैं या वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है वो बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखें आसमा, मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें हैं। जिस तरह झगड़ा साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा शहीद भुट्टो का जिक्र किया उन्होंने, तो उन्होंने तो एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जिसको सपोर्ट भी अमेरिका ने किया था, जिसको $18 मिलियन भी अमेरिका ने दिए, तो अपनी एक जदोजहद करके इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका को भी कायल किया कि आप पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, तो उसमें अब अगर ये जमहूरियत की बहाली के लिए तस्लीम करें कि हम अमेरिका की सपोर्ट ले रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट की जगह एब्सोल्युटली यस आ जाए तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि इनका नारा था एब्सोल्युटली नॉट। हमारी अवाम को कहा गया कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, रजीम चेंज। तो मेरे ख्याल है झगड़ा साहब जैसे पढ़े लिखे लोगों को बड़ा आसान रहेगा ये। मगर वो माजी की जो एग्जांपल्स दे रहे हैं ये सच तो है ना, मतलब मैं तस्लीम कर रहा हूँ। हाँ। शहीद भुट्टो की फांसी में भी अमेरिकन रोल था। अब तारीख पढ़ ले, इसमें कौन, पीपल पार्टी तो सबसे बड़ी विक्टिम रही है, उनकी किताबें भरी पड़ी है। इन्होंने कॉन्डोलीज़ा राइस का जिक्र किया है, हेनरी किसिंजर का भी जिक्र कर देते, जो भुट्टो साहब को धमकियां दी गई, जो एटम बम शुरू करने से लेकर OIC इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर जो भुट्टो साहब को टफ टाइम दिया गया, कहाँ से सपोर्ट मिली थी ज़िया-उल हक को, और फिर मुशर्रफ दौर में कैसे सपोर्टें मिली, वो इंटरनेशनल सपोर्ट ही थी ना। किसी को जमहूरियत, आपकी जमहूरियत उनके कोई इनके लिए ज़रूरी नहीं है, आपकी ह्यूमन राइट्स जमहूरियत उनके लिए तो आपकी एक नेशनलिज्म इस कौम में ना आए, ये कौम किसी तरह तकसीम रहे और न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या और चीज़ें हो, ये हमारे लिए है ना, हमारे लिए प्राइड है ना। उनके लिए तो ये वो साजिशें होती रहेंगी इंटरनेशनली। मैं ठीक है, इत्तेफाक करता हूँ झगड़ा साहब के साथ कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, और हम ये दुनिया की डिस्कस कई दफ़ा कर चुके हैं इस प्रोग्राम TV कर करके। देखिए, दुनिया तो जो आपके बारे में सोचेगी, जो करेगी, साजिश कहें, हमायत कहें, मुखालफत कहें, एक ब्लॉक की तरफ से आपके हक में बयान आएगा, दूसरे ब्लॉक की तरफ से। देखें, आपके पाकिस्तान में डैम मुतनाज़ा हुए, कहाँ से हुए, बलूचिस्तान बैरून मुदाखलत हो रही है, सबको पता है। लेकिन हमने तो अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। हमने जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, जो झगड़ा साहब कह रहे हैं उस पर मैं समझता हूँ हमारा एजेंडा क्या है, ह्यूमन राइट्स हमारा एजेंडा क्या है, पॉलिटिकल जमातों का एजेंडा क्या है, पार्लियामान को, क्या पार्लियामान सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए है? क्या पार्लियामान को आप इस्तेमाल प्रिविलेज पर्क्स MP MNA तो ले रहे हैं? क्या अवाम को डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मगर इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई से ये जो आप सुन रहे हैं स्टेटमेंट, क्या फायदा? मतलब अमेरिका वाकई ये कर सकता है? इमरान खान की रिहाई कोई इशू नहीं है, इशू इसलिए नहीं है, रूल ऑफ लॉ इशू है। रूल ऑफ लॉ में उनकी रिहाई होती है तो कोई हर्ज नहीं है। अगर फेयर ट्रायल उनको मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ इसमें ये उनका बुनियादी हक है। बेशक हम हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हर एक का हक है। जो जेलों में बैठे हुए हैं, हजारों लाखों लोग हैं जेलों में बैठे हुए, लाखों लोग हैं जो आपके जिला वतन है, आपके डर के मारे आपके मुल्क में नहीं आते, तो आप सबको फेयर ट्रायल दें, आप सबको फेयर माहौल दें। आज़ादी सहाफत, सब सहाफियों को एक जैसी आज़ादी दें। ये तो नहीं है सिलेक्टिव चंद VIPs हों और बाकियों को आप डंडा पीर तो ये ऐसी आजादी नहीं है। देखिए, ये अब हमें 2 नंबरी छोड़नी पड़ेगी। और हर एक को छोड़नी पड़ेगी, हर एक को। अगर रूल ऑफ लॉ की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो या डेमोक्रेसी की बात हो, तो ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। आप इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो आपके तालिबान के बारे में आपका मौक़िफ़ हो, पारा चिनार में कत्ल-ओ-गारत होती रहे, आपकी सूबाई हुकूमत ना बोले,
एब्सोल्यूट सारी चीजें ये वैसे इसके ऊपर रूल ऑफ लॉ तो पारा चिनार वाले भी मांग रहे हैं। पारा चिनार 100 बच्चे मारे जा चुके हैं, उसके ऊपर झगड़ा साहब आपकी हुकूमत वहां पे खामोश है। मैं तो वफाकी हुकूमत को भी कहूंगी, इनकी बात वो भी खामोश है। मैं बुनियादी एक चीज से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं और मैं इस प्रोग्राम में बार बार कहूंगा कि अपना हाउस इन ऑर्डर करना हमारी जमातों की जिम्मेदारी है, हमारे लीडर्स की जिम्मेदारी है बिल्कुल, और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना भी हमारे लीडर्स की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हाउस इन ऑर्डर कैसे होगा मुसद्दिक साहब? आपकी हुकूमत क्या इतनी बाइख्तियार, इतनी मजबूत, इतनी खुद मुख्तार है कि हम ये कहें कि प्रेशर आएगा तो आप कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आज एक अहम दिन है, तमाम जो हमारे ईसाई भाई बहनें हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। जैसे आपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में दी, और कायदे आज़म का भी आज सालगिरह है, तो उसके लिए भी मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मेरे ख्याल में जी जो गुफ्तगू हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि दो चीजें हैं जो आपने इब्तदाइये में जिनका जिक्र किया है। एक इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अमेरिका की, और एक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अमेरिका की। अच्छा ये होता कि ये स्टेटमेंट्स अलग-अलग होती, मगर जब एक ही बयानिए में, एक ही गुफ्तगू में एक ही शख्स दोनों बातें इकट्ठी करे और उससे मिसाइल का पूछा जाए तो वो इमरान खान की रिहाई की बात करे, रिहाई का पूछा जाए तो मिसाइल का भी जिक्र करे, तो उसमें मैं समझता हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है इस वक्त झगड़ा साहब ने इन दोनों अवामिल को सेपरेट करके, और पार्टी के तौर पे भी इसको सेपरेट ही करना चाहिए। और ये चीजें अगर इकट्ठी होंगी तो फिर लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा होंगे, फिर लोग ये सवाल उठाएंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के एटमी मिसाइल के खिलाफ जो तहरीक चल रही है उससे। फिर कोई हमारी तरह के दीवाने लोग होंगे तो फिर वो डेविड फैंटन का जिक्र भी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई और इमरान खान साहब ने एक लॉबिस्ट हायर किया डेविड फैंटन, जिसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, और ये डेविड फैंटन जो है ये 30 साल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कैंपेन कर रहा है। बाकायदा इन्होंने पूरे कॉन्सर्ट्स किए हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनको बुलाया एटमी प्रोग्राम के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए। तो एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ 2 या 3 दिहाइयों से पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम के खिलाफ, यानी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर कोई शख्स पूरी कैंपेन चला रहा है और उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के पीटीआई हायर करती है एज अ लॉबिस्ट, अमेरिका में पीटीआई के लॉबिस्ट के तौर पे हायर करती है, और फिर अमेरिका के लोग पाकिस्तान के एटमी मिसाइल के खिलाफ ना सिर्फ गुफ्तगू फरमाते हैं बल्कि 4 कंपनियों को उनको ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। और वही शख्स जो इनका जिक्र कर रहा है, वही शख्स जब उसी एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब की रिहाई, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, डेविड फैंटन, उसकी जो 30 साल की तहरीक है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ, जब ये चीजें इकट्ठी होती हैं तो फिर लोगों के दिल में शुबहात, शक व शुबहात पैदा होते हैं। ठीक है, मगर तहरीक इंसाफ तो इसको जी बैरिस्टर जो अभी बात झगड़ा साहब ने की है, जी झगड़ा साहब ने भी कहा है, मैं तो वो अप्रिशिएट करूंगा, झगड़ा साहब हमारे सामने बैठे, लेकिन वो चेयरमैन तो झगड़ा साहब ने हाँ। जी बिल्कुल ठीक बात, और झगड़ा साहब ने भी कहा, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल कि डेविड फैंटन को मेरा ख्याल है क्योंकि गाड़ी में है, मैं छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, तो ब्रेक के बाद हम मुसद्दिक साहब से बात भी कर लेंगे और झगड़ा साहब से जवाब भी ले लेंगे। सारी तोपों का रुख आज झगड़ा साहब की जानिब है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। झगड़ा साहब, अब ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, मुसद्दिक मलिक साहब भी कह रहे थे कि डेविड फैंटन का मामला हो या दूसरा मामला हो, ये मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। क्या आपको लगता है कि ये दबाव वाकई पाकिस्तान की रियासत के ऊपर है या तहरीक इंसाफ के हक में ये दबाव आ रहा है हर तरफ से?
देखें, कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, मेरे तो ख्याल में अगर इमरान खान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना होती तो जो रियासत पाकिस्तान ने जितनी ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ किए और जो इलेक्शन में किया है, तो ये दबाव बहुत पहले आ चुका होता। लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। देखें, अब जहाँ तक बात मिलिट्री कोर्ट्स की है, जब ये फैसले आए, बल्कि उससे पहले मेरे से किसी ने पूछा था और मैंने कहा था कि अगर मेरे से कोई पूछता, आई वुड नेवर हैव एडवाइज द मिलिट्री कि वो ये मिलिट्री ट्रायल्स कर लें। आप अपना ही जुडिशल प्रोसेस जो है वो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। लेकिन आपके अपने दौर में 29 लोगों को सजाएं हुई, आपके अपने दौर में इदरीस खटक आज भी जेल में बंद हैं। हसन अस्करी वाला केस जो जनरल बाजवा को खत लिखा था, उसके वो आज तक वो जेल में है। जी, साहिवाल जेल में है। तो फिर खत्म कर देना, अगर ये दोनों गलत हैं खत्म कर देना। देखिए, हम तो मैं तो यही कह रहा हूँ, देखिए नहीं, तब नहीं खत्म हुए, हमने गलत किया। लेकिन अब अगर हम सिर्फ इसको डिबेट के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे, हम इसको बिल्कुल डिबेट के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। आज है 25 दिसंबर, आज भी गलत है तो कल भी गलत था, लेकिन कल गलत तो मानना चाहिए ना। आज 25 दिसंबर है, हम बात तो जिना की करते हैं। आज बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है असद रहीम ने, और उन्होंने लिंक किया ये मिलिट्री कोर्ट्स का, जो 1919 में इंडिया में राउलेट एक्ट आया था, जिसमें पहली जंग अजीम के बाद जो उस वक्त तो इंपीरियल रियासत थी, उनको ये पावर मिली थी कि लोगों को बगैर ट्रायल और बगैर जूरी के और अरेस्ट करें जब तक मर्जी हो। ठीक बात है, गलत जिन्ना बात है ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन किया और उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा कि ये जो बातें लिखी हैं कि ये इसलिए ये कोर्ट जरूरी है कि कन्विक्शन लॉ है, कि जो नॉर्मल कानून है वो एप्लीकेबल नहीं है। बात सुन ले, देखिए, अगर नहीं जरूरी तो ये हुकूमत में बैठे, फिर इनको खुद ही जो है वो आप लेजिस्लेट कर ले। कह रहे हैं कि इसका रास्ता किसने ओपन किया? इमरान खान साहब के दौर में इसका रास्ता खुला है। नहीं, उस वक्त से तो नहीं खुला, उससे पहले से दहशतगर्दों के खिलाफ था। 2014 के सर आप देखिए, आसमा लेट मी फिनिश। 2014 में सनसेट क्लॉज के साथ ये शुरू हुई थी, सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ ज़रबे अज़्ब के लिए। उसके बाद इन कोर्ट्स का इस्तेमाल कैसे हुआ, कब हुआ, तारीख तो पढ़े जरा इसकी। तारीख ही तो बता रहा हूँ ना, तारीख तो यही बता रहा हूँ कि अगर हम जिना के पीछे, मैं इस पे भी आता हूँ। 2022 के बाद ना करें आप जमहूरियत, मैं 1919 में पहले जाएं। मैं 1919 में जा रहा हूँ। ठीक, 1919 में भी ना जाएं। नहीं, ये नहीं, सिर्फ आपकी मर्जी के टाइम पे तो नहीं जा सकते। तो जाएं आप, मैं तो सिर्फ आपसे 18 पे भी चला जाता हूँ, लेकिन 1919 देखें, जिना को तो आज के दिन तो थोड़ा सा स्पेस दे दे। जिना के लिए तो हम कह रहे हैं कि स्पेस है सारा। तो जिना ने क्यों रिजाइन किया? उन्होंने यही कहा। अच्छा, ये उनकी जो है ना, जो उनके खत में लिखा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा ये था, झगड़ा साहब बात लंबी हो जाएगी। उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहा उन्होंने? मिलिट्री कोर्ट्स का में फेयर ट्रायल के ऊपर बात की। उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ये तो हम सब कह रहे हैं ना। हम कह रहे हैं, आप और हम एक ही बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो फिलहाल अब माजी में तो नहीं जा सकते ना। ये कर सकते हैं कि आज शर्मिंदगी और इजहार नदामत तो हो सकता है, हम सबका आई मीन पाकिस्तान, उससे भी एक ज्यादा जरूरी चीज हो सकती है कि जो गलत है उसको ठीक कर दे। क्यों नदीम अफजल चंद साहब, क्यों माफी? ठीक कह रहे हैं, कल की बात तो आपको भी बुरी लगती है, आज की बात कौन करेगा? मेरे ख्याल में तो इस वक्त पीटीआई जो कह रही है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, ये रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इनको कहना चाहिए, जमहूरियत की बहाली कहना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कहते, बहुत कम है। इसी तरह मेरे ख्याल में जिस तरह अमेरिका मान ली के दबी नहीं है। नहीं, मैं तो तस्लीम करता हूँ। वो तो कहते हैं, मैं इसी तरह आपको भी माफी मांगनी चाहिए कि आपने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल उस वक्त, मैं तो समझता हूँ आज भी, मैं तो मिलिट्री ट्रायल के कभी भी हक में, बिल्कुल सही आज, और आपके दौर में भी कहा था। जब आप और ये जो आज की कैबिनेट है, मुझे एक काबीना का बंदा दिखा दे, शायद श्री मिजारी ने बात की हो, बाकी किसी ने नहीं की थी शायद। मैं आपको बताऊं, ये आज भी मैं झगड़ा साहब जैसे बंदे जो हैं, अच्छे लोग हैं, ये आज भी कहें कि जो हमारे दौर में भी गलत हुआ हम उससे माफी मांगते हैं और आंदा भी नहीं होना चाहिए। हमारी यही जदोजहद है, और ये जदोजहद सिर्फ पीटीआई की नहीं है, ये लेकिन आज पीपल्स पार्टी क्यों इसके ऊपर नहीं कहती? सर देखे ना, अगर आप उनको गलत कहते हैं तो पीपल्स पार्टी भी तो खुल के आ सकती है कि भाई फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और एक कदम मैं कहता हूँ नहीं मिल रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं पीपल पार्टी के वर्कर हूँ ना, मेरी की आदत ने मुझे ये जुर्रत दी हुई है कि मैं कहूँ कि फेयर ट्रायल नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में ये
आइडियल जो है वो अदलिया नहीं है, निज़ाम अदल हमारा ठीक नहीं है इस मुल्क में। बिल्कुल एक कमेंट नहीं आप पे नहीं, जब ये है ये निस्बतन फेयर सियासतदान, तो फिर हम बाहर की दुनिया से गिला क्यों कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान गिला कर रहे हैं? मेरी बात सुने, हम आपस में बैठ के बात क्यों नहीं करते? बाहर के वालों को क्या हक पहुंचता है? हमें कोई जब मर्जी हम कहें कि हमें नहीं सर देखें पाकिस्तान हमें कोई इलेक्शन में लड़ने नहीं दे रहा। देखें सर, इलेक्शन में लड़ना ये तो एक अलग टॉपिक है। इलेक्शन इस मुल्क में कब आइडियल हुए हैं? फिर भी हमने लड़े, फिर भी हमने हुकूमतें बनाई, हम हुकूमतों में बैठे, हुकूमतों के प्रिविलेज एंड पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं हम, खा अपोजिशन में हो खा हुकूमत में हो। हालांकि इलेक्शन आइडियल नहीं है, लेकिन हमने सिस्टम को आगे लेके चलना है, हमने सिस्टम को हमने ठीक करना है, जमहूरी तरीके से। जमहूरी तरीके जदोजहद यही है ना कि आप तरीके से ठीक करें, बैठ के डायलॉग करें, एंगेज करें। तो मैं समझता हूँ कि आप बेहतर शुरुआत हो गई है। हमारा डायलॉग शुरू हो गया अपोजिशन के साथ, हुकूमत के साथ, इसमें दूसरी पार्टी में। अब इसमें नेक नीति की बुनियाद पर ये आगे चलना चाहिए। इसमें बद नीति नहीं होनी चाहिए। इसमें रोज ये तंदो तेज जो असेंबली में तकरीरें हो रही हैं, एक दूसरे को तानेबाजी सोशल मीडिया पे आ रहा है, ये मैं समझता हूँ फिलहाल बंद होना चाहिए। और दूसरा, बाहर के सारी सियासी जमातों को इसी कमेटी के प्लेटफॉर्म से कह भी देना चाहिए कि हम बैरूनी मुदाखलत हम इसमें जो है वो मंजूर नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल कहना चाहिए, और प्रेशर जो है उसके ऊपर अगर बिल्कुल कहना चाहिए। और हमारा जो एक नेशनल सिक्योरिटी के जो हमारी चीजें हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हमें करना चाहिए। उस पे हमारा, मैं समझता हूँ हमारा एजेंडा नंबर 1 यही होना चाहिए। ना कोई हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे बात करे, ना कोई हमारे एटमी प्रोग्राम पे बात करे, ना हमारी और जो सिक्योरिटी की चीज जो इस मुल्क के लिए जरूरी है, जिसकी वजह से हम कुछ बचे हुए हैं, वो हमारे ये मुनासिब बात है। झगड़ा साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद मुसद्दिक साहब के साथ रब्ता नहीं हो रहा, उनसे पूछेंगे कि ये मुज़ाकरात जो है इनको नतीजा खेज कैसे बनाया जा सकता है। कल इमरान खान साहब ने एक और उनके ट्विटर हैंडल से जो आया है, वो फिर वही 2 मुतालबे उन्होंने दोहराए हैं कि वो जब तक कमीशन नहीं बनता 9 मई के ऊपर भी और 26 नवंबर पे भी, और इसके साथ साथ जब तक उनके लोग जो है असीरान की रिहाई नहीं होती, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये मुमकिन है या नहीं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से अब चूँकि एक राह निकली है और हम उससे पुरुमीद भी हैं, होना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात जो है वो किसी नहज पे बैठेंगे, कोई नतीजा खेज होंगे या नहीं, या इसी तरह से, क्योंकि मुतालबात तो कल इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से फिर दोहराए गए हैं, मुमकिन है उस पर अमल हो? देखिए, किसी भी बात पे अमल होना कबल अज़ वक्त है। जो हार्ड पोजीशन हमारी है, जो हार्ड पोजीशन पीटीआई की है, अब यहाँ बैठ के तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि क्या ये हमारी सारी बातें मान जाएंगे, हम इनकी सारी बातें मान जाएंगे। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, ये आपने शुरू में जो सारी बातें की कि जमहूरियत को मजबूत करना है और लॉ एंड जस्टिस की प्रेवलेंस को बढ़ाना है, सियासत के जरिए रास्ता निकालना। तो वो सियासत क्या होती है? सियासत डायलॉग होती है। तो डायलॉग शुरू हो गया तो बड़ी खुशाइन बात है। पीटीआई भी आकर बैठी है, पीपल्स पार्टी भी बैठी है, एमक्यूएम भी बैठी है, हम भी बैठे हैं। तो कोई बात चलेगी तो बात खुलेगी तो कुछ लचक पैदा होगी, लचक पैदा होगी तो दरमियान का कोई ऐसा रास्ता निकलेगा। लेकिन कल फिर शराइत आई है कि ये 2 पूरी हों, तो वो तो पूरी नहीं। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। इसी तरह मैं आपके सामने 3 शराइत अगर रख दूं इस प्रोग्राम में, तो मैं वो जो निगोशिएशन या डायलॉग चल रहा है उसको को मजबूत तो नहीं करूंगा ना, कमज़ोर करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आ गई 2 शराइत, वो मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकता उनमें से कोई भी शर्त पूरी हो सकती है या नहीं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि सब मिल बैठे हैं। इससे पहले तो बात ही नहीं कर रहे थे। अभी आपको याद होगा 1-1.5 हफ्ता पहले जब मैं आपके प्रोग्राम में पिछले हफ्ते आया था, बात ये हो रही थी कि डॉक्टर साहब देखें, हुकूमत को पहला स्टेप लेना चाहिए और ये एक बड़ा अहम मौका है, सुनहरी मौका है, तमाम जमातों को इकट्ठा बिठा के बात शुरू तो करें। तो आपकी बात ही अल्लाह ने शायद सुन ली, तो बात शुरू हो गई है। अब इंशाअल्लाह हमें उम्मीद से रहना चाहिए कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ उसमें से निकलेगी। कुछ शराइत हो सकता है हम ना माने, कुछ शराइत हो सकता है वो लचक पैदा कर लें, कोई दरमियान का रास्ता हो सकता है पीपल्स पार्टी प्रपोज कर दे, एमक्यूएम प्रपोज कर दे, कोई और इलाहाकी जमात प्रपोज कर दे। कोई रास्ता तो ऐसा निकले जिससे ये अभी जो नई शराइत आ गई कल, यानी वही शराइतें लेकिन दोबारा दोहराई गई हैं कि मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया खान साहब ने। तो अब आपको क्या लगता है कि ये एक तो वो 9 मई पे जुडिशल कमीशन है, वो शायद फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन
9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको रिहा करने के लिए तो शायद इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। जिसकी कन्विक्शन है उसकी रिहाई कोई नहीं मांग रहा, जिसकी कन्विक्शन नहीं है और जिसका लीगल राइट है कि उसे बेल मिले और उसे 2-2 साल बेल नहीं मिल रहा, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो गलत है और वो बहुत पहले ठीक हो जाना चाहिए था। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं सिर्फ 2-3 बड़े पॉइंट्स जो है वो जो है वो कहूँगा। एक, पब्लिक पल्स देखें। पब्लिक पल्स का गुस्सा तो सबको पता है, इसलिए इतनी ज़्यादा सेंसरशिप जो है वो हो रही है। 2, ये देखें कि जो गुस्सा है वो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है। डोंट लेट इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तीसरी चीज़, 3 स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट, PTI और माजरत के साथ एस्टेब्लिशमेंट भी सब कह रहे हैं। अगर इसका हल नहीं, एस्टेब्लिशमेंट है स्टेक होल्डर है ना, बिल्कुल सही। अगर इसका हल ऐसे तरीके में निकालना है कि उसमें पाकिस्तान का नुकसान ना हो, तो फिर वो मुज़ाकरात के थ्रू ही निकलता है। ये हमें तारीख भी बताती है। आप अयूब खान का टाइम ले लें, आप भुट्टो साहब के अगेंस्ट PNA की मूवमेंट ले लें, आप 71 का फेलियर। खैर उस वक्त भी भुट्टो साहब के खिलाफ जो मूवमेंट थी, चंद साहब, वो भी कामयाब हो गई थी, मार्शल लॉ लग गया था। तो अब तो ऐसा कोई चांस नहीं हो सकता। लेकिन जी अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो फिर हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि हमें हुकूमत का हक है। अगर हम आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे, हम आपस में हर वक्त असम्बली की कार्रवाई हो या कमेटीज़ की मीटिंग्स हों या पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर लोगों का एतमाद उठ जाए, तो फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप पॉलिटिकल सिस्टम लोगों को डिलीवर कर रहा है। अगर जुडिशरी डिलीवर नहीं करेगी तो आप लोगों को कैसे कह सकते हैं कि आप इस निज़ाम डिलीवर कर रहे हैं। लोगों ने जमहूरी अदलिया की बहाली की तहरीकें भी चलाई, मुकाबले में क्या मिला? इफ्तिखार चौधरी मिला। डिलीवर नहीं कर पा रही तो मिलिट्री कोर्ट की तरफ गए, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं डिलीवर कर पाएंगी तो फिर निज़ाम बैठ रहा है, निज़ाम तबाह हो रहा है, निज़ाम में डिस्कनेक्शन है, निज़ाम हायरार्की काम नहीं कर रही, इसलिए हम वो कह रहे हैं ना, आर्जी हल ढूंढते हैं, एडाकिज्म की हम तरफ चल पड़े। अगर कोई परमानेंट हल होता इस मुल्क में सिविल जजेस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक, तो हमारा 118वां नंबर तो ना होता ना। लास्ट कमेंट है आपका, कल पावर शेयरिंग फॉर्मूला पे आपकी बात हुई और जैसे मुसद्दिक साहब पहुंचे प्रोग्राम खत्म होने वाला हो गया। हमारी दुआ है कि 1 साल गुजर गया है, अब दोबारा 1 साल ना गुजरे और अमल दरामद हो जाए और आवाम को हम कुछ डिलीवर करें और अमल दरामद लोकल गवर्नमेंट समेत हर पॉइंट नून लीग आपकी बात मान जाए, पंजाब में स्पेस मिले आपका। अब मैं इस वक्त उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, दुआ ही कर सकता हूं। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ हम सब कर सकते हैं क्योंकि सियासत के ज़रिए से ही रास्ता निकलेगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासत के ज़रिए से ही इस रियासत को तख्लीक किया था। सियासत ही इसकी बका है, यानी पॉजिटिव मुस्बत सियासत जिसमें जमहूर की, आइन की सरबुलंदी हो और उसके ऊपर अमल दरामद हो, कानून सबके लिए हो, किसी एक के लिए नहीं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।